आज के मुख्य समाचार। नाहन में उल्लास और भाईचारे के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। शिमला में उल्लास और भाईचारे के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। गेटी थिएटर में सजा ज्ञान का महाकुंभ। शिमला के रिज मैदान पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिमला में CPIM का प्रदर्शन। नगरोटा बगवा में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह। जनता ने कांग्रेस सरकार को नकारा, डॉक्टर राजू बिंदल। अब समाचार विस्तार से। त्याग, समर्पण और इंसानियत का संदेश देने वाला पवित्र पर्व ईद उल अजहा बकरीद आज राजधानी शिमला में धार्मिक श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक रूप से विशेष नमाज अदा की तथा देश प्रदेश और पूरी मानवता की सुख, शांति, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। सुबह से ही मस्जिदों और नमाज स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से ही नए और पारंपरिक परिधानों में सजकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचने लगे। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में त्योहार को लेकर विशेष उत्साह भी देखने को मिला। नमाज में पहले धार्मिक विधानों ने ईद उल अजहा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नमाज के दौरान कुर्बानी और उनके अद्वितीय समर्पण का उल्लेख भी किया गया। उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग, विश्वास, धैर्य और मानव सेवा का संदेश देता है तथा समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। मौलाना मुमताज अहमद कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। उन्होंने बताया कि जतोग और कुसुमटी में सुबह 8 बजे नमाज अदा की गई, जबकि बालूगंज ईदगाह और संजौली में सुबह 8:30 बजे नमाज का आयोजन हुआ है। वहीं मॉडल बाजार मस्जिद में सुबह 9 बजे विशेष नमाज अदा की गई। सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर अल्लाह की इबादत की और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के दौरान मस्जिदों और ईदगाहों में श्रद्धा और अनुशासन का वातावरण भी देखने को मिला। नमाजियों ने देश की एकता, अखंडता और विकास के साथ साथ विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। नमाज समाप्त होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। ईद उल अजहा के अवसर पर धार्मिक नेताओं ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व केवल कुर्बानी का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन में त्याग और सेवा की भावना को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने लोगों से जरूरतमंदों की सहायता करने और समाज में प्रेम, सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईद का वास्तविक संदेश मानवता की सेवा और सभी के प्रति सम्मान की भावना से निहित है। शहर के विभिन्न इलाकों में नमाज के बाद लोगों ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से मुलाकात कर ईद की शुभकामनाएं दी। घरों में विशेष व्यंजन तैयार किए गए और परिवारों ने एक साथ मिलकर त्योहार की खुशियां भी साझा की। बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अपने परिजनों तथा मित्रों के साथ इस पर्व का आनंद लिया। ईद उल अजहा के अवसर पर कई लोगों ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय भी दिया। समुदाय के लोगों ने जरूरतमंद तक सहायता पहुँचाने और खुशियाँ बांटने की परंपरा को निभाते हुए सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस दौरान सेवा और परोपकार की भावना भी प्रमुख रूप से दिखाई दी। त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थी। प्रमुख नमाज स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। शिमला में मनाई गई ईद उल अजहा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि त्योहार केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं होते बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी माध्यम होते हैं। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने देश और समाज की प्रगति, खुशहाली और भाईचारे की कामना की और प्रेम, सद्भाव और मानवता का संदेश भी दिया। श्रद्धा, आस्था और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुए इस पावन पर्व ने राजधानी शिमला में सामाजिक सद्भाव की एक सुंदर मिसाल भी पेश की है। कबूल फरमा या अल्लाह, गुनहगार हैं, खताकार हैं, या अल्लाह सारी खताओं को हमारी माफ फरमा। ऐ अल्लाह, ये मुल्क हमारा मुल्क, ये प्रदेश हमारा मुल्क, हमें भी सारे हुकूक वो हासिल हैं जो हक दूसरों को हासिल हैं। अल्लाह, लेकिन हमें तौहीद खालिस पर ईमान और यकीन नसीब फरमा और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमा।
सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो भाई। अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद मन क़ादा व क़ाम। राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण के परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक और जन समर्थन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों, वादा खिलाफी और विफल शासन के खिलाफ खुलकर अपना जनादेश दिया है। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि 26 मई को प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। देर रात तक प्राप्त रिपोर्टों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के अनुसार लगभग 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान एवं उप प्रधान उम्मीदवारों ने शानदार एवं ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में गांव-गांव से कांग्रेस सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली है। जनता ने कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और व्यापारियों से अनेक बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणाएं केवल चुनावी जुमले बनकर रह गई हैं। युवाओं को रोजगार देने और सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाने के दावे भी धरातल पर दिखाई नहीं दिए। प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार देने के बजाय केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि किसान और बागवान भी वर्तमान सरकार की नीतियों से बेहद परेशान हैं। किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि बागवान लगातार बढ़ती लागत और बाजार की समस्याओं से संघर्ष कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और बागवानों को राहत देने के नाम पर केवल घोषणाएं की, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि आम जनता बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के बढ़ते दामों से त्रस्त है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों को पूरी तरह ठप कर दिया है तथा केवल राजनीतिक सिलेक्शन और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान प्रदेश के कई बड़े कांग्रेस नेताओं और राजनीतिक दिग्गजों को अपने ही क्षेत्रों में करारी हार का सामना करना पड़ा। यह इस बात का प्रमाण है कि जनता अब कांग्रेस सरकार की कार्यशैली और नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव में भाजपा के पक्ष में भारी समर्थन देखने को मिला है और लोगों ने विकास एवं स्थिर नेतृत्व के नाम पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा के हितों के लिए कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास योजनाओं, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, रेलवे और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि पंचायत चुनावों के परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों, संगठन की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगातार विश्वास जता रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को हर स्तर पर जवाब देगी और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भाजपा मजबूत होकर उभरेगी। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में 26 मई को हुए मतदान में 1293 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ और देर रात तक मिली रिपोर्ट के अनुसार 75% पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधान और उप प्रधानों ने जीत दर्ज की। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में सर्वत्र कांग्रेस बुरी तरह से हारी और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के धाराशायी हुए। ये पंचायती राज के प्रथम चरण का परिणाम एक बार फिर कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ
कांग्रेस की महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का फतवा है, जनता का जनमत संग्रह है। पंचायत राज चुनावों के तहत नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। इसी क्रम में ठारू पंचायत में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता RS बाली ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए RS बाली ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का मतदान करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव गांवों के विकास और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोगों की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रत्येक मतदाता का वोट गाँव और क्षेत्र के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। RS बाली ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत और बुनियादी इकाई है। गांव के विकास की नींव पंचायतों से ही रखी जाती है और यही संस्थाएं सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य करती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मतदाता विकास, ईमानदारी और जनसेवा को प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवारों का चयन करेगी। को समझनी पड़ेगी कि महिलाएं जो होती हैं वो घर को भी चलाती हैं और महिलाएं जो होती हैं वो समाज में भी भागीदारी रखती हैं। एक जो पुरुष होता है उसका बहुत बड़ा एक काम जो पुरुष करता है, अपने घर का मुखिया होके वो सारी जिम्मेवारी लेता है, पर घर के चूल्हे को चलाने की जिम्मेवारी और घर की देखरेख की जिम्मेवारी महिला की होती है। और घर के लिए सब कुछ आए, सब कुछ प्रोवाइड हो और सब कुछ घर को मिले, उसकी सारी जो सारा बर्डन होता है वो एक पुरुष के ऊपर होता है, तभी वो घर का मुखिया होता है। और जो राशन कार्ड में मुखिया है वो महिला होती है। और वो मुझे लगता है विकास पुरुष श्री GS बाली जी की सोच थी, मुझे महिलाओं को अपने चूल्हे का, क्योंकि किचन जो है वो महिलाओं के पास होती है, तो उनका हक जो है उसमें मुखिया के रूप में मुझे महिलाओं को भी देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्व है इसके अंदर जितनी भागीदारी पुरुषों की है मुखिया के ऊपर है, उतनी ही भागीदारी महिलाओं के ऊपर। और महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के आती हैं अपने समाज को और मजबूत करने के लिए, बड़ी बात है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में बहुउद्देशीय सभागार में बुधवार से भव्य पुस्तक मेले का शुभारंभ हो गया। 23 मई तक चलने वाला यह पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। दिल्ली की यशिका एंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित इस मेले में देश भर के विभिन्न निजी प्रकाशन संस्थानों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लेखकों की रचनाओं को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। पुस्तक मेले के उद्घाटन के साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। मेले में प्रवेश करते ही पाठकों को विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का विशाल संग्रह देखने को मिला। साहित्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, विज्ञान, प्रेरणादायक साहित्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, जीवनी, आत्मकथा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित हजारों पुस्तकें एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई गई हैं। मेले के आयोजक करण ने बताया कि शिमला में आयोजित किया जा रहा यह उनका 10वां पुस्तक मेला है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष पुस्तक प्रेमियों से मिल रहे उत्साहजनक सहयोग के कारण इस आयोजन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार मेले में 15 लाख से अधिक पुस्तकों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मेले का उद्देश्य केवल किताबों की बिक्री करना नहीं, बल्कि समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों को पुस्तकों से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में जहां लोग मोबाइल और इंटरनेट पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, वहीं पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। पुस्तकें व्यक्ति के ज्ञान, सोच और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी सोच के साथ पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है ताकि नई पीढ़ी को पढ़ने की आदत की ओर प्रेरित किया जा सके। बुक फेयर में बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र अलग से तैयार किया गया है। छोटे बच्चों के मनोरंजन और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए कहानी पुस्तकों, चित्र पुस्तकों और पहेली पुस्तकों और ज्ञानवर्धक साहित्य का विशेष सेक्शन लगाया गया है। यहाँ बच्चों को उनकी उम्र
और रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तक मेले में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, SSC, UPSC, पुलिस भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य सरकारी नौकरियों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। इसके अलावा करियर मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास और प्रेरणादायक साहित्य की भी अच्छी खासी श्रृंखला मेले में देखने को मिल रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक विचारधाराओं से संबंधित पुस्तकें प्रदर्शित की गई है। भारतीय संस्कृति, दर्शन, योग, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों की पुस्तकें भी लोगों को आकर्षित कर रही है। वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखकों की कृतियां भी मेले में उपलब्ध है। पुस्तकों के साथ साथ बच्चों के लिए स्टेशनरी का विशेष सेक्शन भी लगाया गया है। इस सेक्शन में स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, कॉपियां, ड्राइंग सामग्री और अन्य शैक्षणिक उपयोग की वस्तुएं उचित और आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदने के साथ साथ आवश्यक स्टेशनरी सामग्री भी खरीद रही है। बुक फेयर में पहुंच रहे लोगों का कहना है कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों का संग्रह मिलना उनके लिए बेहद उपयोगी है। कई पाठकों ने बताया कि ऑनलाइन खरीदी के दौर में भी पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ना और उसकी गुणवत्ता को देखकर खरीदना एक अलग अनुभव है। ऐसे मेले लोगों को पुस्तकों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। बुक फेयर में पहुंच रहे लोगों का कहना है कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों का संग्रह मिलना उनके लिए काफी अच्छा उपयोगी माध्यम है। स्थानीय लेखकों की पुस्तकों को भी मेले में विशेष स्थान दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, लोक जीवन, इतिहास और साहित्य पर आधारित पुस्तकों में लोगों की विशेष रुचि देखने को मिल रही है। इससे स्थानीय लेखकों को अपनी रचनाओं को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार पुस्तक मेले में पहले ही दिन अच्छी संख्या में लोग पहुंचे और आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में पाठकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आयोजित यह पुस्तक मेला केवल किताबों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच भी बन गया है। शिमला में हम यशिका एंटरप्राइज से हैं और दिल्ली से। ये शिमला में सेकंड टाइम हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और कोशिश यही रहती है कि आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको एक ही जगह पे आपको मिल जाए, और वो भी उसमें क्या है, उसमें बेस्ट प्राइस मिलेगा। मतलब क्या, बुक्स आपको हर जगह आपको मिल जाती है, प्राइस उसका ठीक होना चाहिए। हमारा जो मेरा जो स्ट्रक्चर रहता है हमारा, और हमने हर फील्ड में हमने यहाँ पे बुक्स में यहाँ पे रखी हुई है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टेशनरीज है हमारे पास, सब्जेक्टेड बुक्स हैं जिसमें हम आपको 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मेडिकल लिटरेचर, फिलोसफी, आपको चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया, चिल्ड्रन बुक्स, कलरिंग, मतलब कोई चीज़ हमने ऐसा नहीं है जो चीज़ हमने इसको बुक ही करी हुई है। आजकल मांगा एनिमेशन जो कॉमिक्स है बच्चे काफ़ी लाइक कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत रीजनेबल प्राइस पे। एक सब देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 15 लाख किताबें हैं मैडम एक जगह पे आपको, तो ऐसी जगह पे होना एक बहुत मुश्किल है। हमारे लिए भी अब क्या है कि एक दिन में हम कर लेंगे तो एक दिन की मेहनत नहीं है, ये काफ़ी टाइम की मेहनत है, और एक जगह पे इसको होना बहुत बड़ी बात है। मैं सबके गुजारिश करूँगा कि एक बार जरूर विजिट जरूर करिए, देखिए एक बार कैसा होता है, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखता तो कहता है कि इतनी लोकेशन हमने जो कलेक्शन है हमने एक जगह पे कभी नहीं देखी, करवा देते हैं मैडम। अगर जितना हमारे टाइम पीरियड है यहाँ 10-12 दिन यहाँ पे है, तो उसमें बीच में दौरान में जितना हमारे रीच में रहता है उसको अवेल भी करवा। त्याग, बलिदान और इंसानियत का संदेश देने वाला पवित्र पर्व ईद उल अजहा बकरीद आज नाहन सहित पूरे जिले में धार्मिक श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में त्योहार को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। जिले के सभी प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की तथा देश प्रदेश और समाज में सुख, शांति, अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से विशेष दुआ मांगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं पारंपरिक एवं नए परिधानों में सजे हुए नजर आए। नमाज में पूर्व धार्मिक विधानों और इमामों ने ईद उल अजहा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुर्बानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा केवल पशु कुर्बानी का पर्व नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद अहंकार, स्वार्थ और बुराइयों
बीमारियों को त्याग कर मानवता, सेवा और समर्पण की भावना को अपनाने का संदेश है। नाहन की मुख्य ईदगाह सहित जिले के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नमाज के दौरान पूरे क्षेत्र में अनुशासन, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण भी देखने को मिला। हजारों लोगों ने एक साथ अल्लाह की बारगाह से सजदा कर देश की तरक्की, प्रदेश के विकास, समाज में भाईचारे और विश्व शांति के लिए दुआएं मांगी। नमाज समाप्त होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। ईदगाह परिसर में नमाज के बाद काफी देर तक लोगों का मिलना जुलना जारी रहा। बच्चे और युवा विशेष रूप से उत्साहित दिखाई दिए। कई परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ ईदगाह पहुंचे थे, जहां बच्चों ने भी त्योहार की खुशियों का आनंद लिया। नमाज के बाद लोगों ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से मुलाकात कर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों द्वारा लोगों को शरबत और अन्य खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। धार्मिक नेताओं ने भी अपने संबोधन में कहा कि ईद उल अजहा अपने त्याग, धैर्य, विश्वास और मानव सेवा की रक्षा देती है। उन्होंने समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता बनाए रखने का आह्वान किया तथा लोगों से जरूरतमंदों की सहायता करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक ताकत उसकी एकता और आपसी भाईचारे में होती है और ऐसे त्योहार समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। त्योहार के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुर्बानी की रस्म अदा करते हुए जरूरतमंदों और गरीब परिवारों के बीच सहयोग और सहायता की भावना भी दिखाई। कई लोगों ने समाज में कमजोर वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध करवाकर ईद की खुशियां साझा की। इस दौरान समाज में सेवा और परोपकार की भावना भी देखने को मिली। ईद उल अजहा के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा। जिले की सभी प्रमुख ईदगाहों, मस्जिदों, संवेदनशील क्षेत्रों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार निगरानी रखी गई। पेट्रोलिंग टीमों को भी सक्रिय रूप से रखा गया। पुलिस अधिकारियों ने समय समय पर विभिन्न स्थानों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए थे ताकि नमाज के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने त्योहार से पहले सभी धर्मों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आपसी सहयोग और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की थी। इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे जिले में भी देखने को मिला। सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर शांति और भाईचारे का वातावरण बनाए रखा, जिसके कारण त्योहार पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان من برأ الناس وعمهم بالإحسان وقص المسلمين منهم بنعمة العاقبة ودخول الجنان। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए देश भर से पर्यटक इन दिनों पर्यटन नगरी शिमला का रुख कर रहे हैं। राजधानी के ऐतिहासिक रिज पर बड़ी संख्या में सैलानियों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके चलते शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। इन दिनों रिज मैदान पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। कोई अपने परिवार के साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है,
है तो कोई दोस्तों के साथ खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहा है। रेस मैदान पर सेल्फी लेने और फोटोग्राफी का शौक रखने वाले पर्यटकों को भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। पहाड़ों की मनोरम वादियों और साफ मौसम के बीच पर्यटक यादगार तस्वीरें खींचते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से परेशान होकर मैदानी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक शिमला के मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दिन भर चलने वाली ठंडी हवाएं और सुखद तापमान लोगों को राहत प्रदान कर रहा है। कई पर्यटक रेस मैदान पर बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते दिखाई दिए, जबकि कुछ स्थानीय व्यंजनों और आइसक्रीम का स्वाद लेते हुए छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं। रेस मैदान के साथ साथ चर्च और मॉल रोड और आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। शाम के समय रिज और मॉल रोड पर लोगों की आवाजाही और अधिक बढ़ जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ रहा है और पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, टैक्सी संचालक और स्थानीय दुकानदारों के कारोबारों में भी वृद्धि हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। शिमला घूमने पहुंचे कई पर्यटकों ने कहा कि मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच शिमला उनके लिए राहत का सबसे बड़ा विकल्प है। उनका कहना है कि यहाँ का ठंडा मौसम, स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि शिमला की पहचान केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि सुकून और प्रकृति के करीब समय बिताने की जगह के रूप में भी है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में शिमला हमेशा से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल रहा है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। इस बार भी पर्यटन सीजन की शुरुआत उत्साहजनक रही है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर शिमला के ऐतिहासिक रेस मैदान इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं, खूबसूरत नज़ारे और पर्यटन स्थलों की रौनक सैलानियों को यादगार अनुभव दे रही है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा मिल सकती है। बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रहे वृद्धि के विरोध में आज शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर चिंता जताई और महंगाई पर नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में CPIM कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उनका कहना है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए CPIM नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। इसका असर हर परिवार के मासिक बजट पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के बढ़ते दामों ने घरेलू महिलाओं की चिंताएं भी बढ़ा दी है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर नियंत्रण पाने में सरकार पूरी तरह विफल रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। डीजल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महंगा डीजल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महंगा पेट्रोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महंगा पेट्रोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आज CPIM की ओर से हमने ये प्रदर्शन किया। ये विषय ये है कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 8 रुपये के करीब जो है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। और अगर आप 3 महीने का पिछले का जो है कारगुजारी देखेंगे केंद्र सरकार की, तो क्या हुआ, पहले जो है जो घरेलू गैस है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई 60 रुपये, और अभी पिछले दिनों ही 1000 रुपये कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिया गया, और अभी एक हफ्ते के अंदर ही
लगभग 8 रुपये जो है बढ़ोतरी कर दी गई। इससे जो है जो पहले से ही हमारे देश के अंदर भारी बेरोजगारी है, हमारे देश के अंदर बाहरी नौकरियां जा रही हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारे देश के अंदर भुखमरी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश के अंदर नौकरियों का अभाव है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में और ज़्यादा महंगाई बढ़ाने से ना केवल पेट्रोल डीजल का जो सीधा सीधा असर दिखाई देता है उसमें फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा कारोबार धंधा होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो रोड ट्रांसपोर्ट से होता है, सड़क से होता है, और उससे सामान लाने ले जाने के लिए जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, उससे जब कीमतें बढ़ेंगी तो जो सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। एक और बोझ जो है हमारे देश के अंदर जनता के ऊपर बढ़ जाएगा। अभी खाद्य वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कीमतें हैं हमारे देश के अंदर, और उससे ही अभी जनता उबर नहीं पाई थी। इस तरीके के हमले जारी हैं, तर्क जो मर्जी दिए जाए, तर्क ये भी दिए जाते हैं। दुनिया में जो है आज भारत सरकार जो है ऐसी स्थिति में फंस गई है कि जहाँ पर जो है अमेरिका और ईरान के बीच में एक विवाद चल रहा है, लेकिन जिस समय क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम थी, दुनिया में $30 पर बैरल थी, उस समय में क्यों नहीं कटौती की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में? तब क्यों आपने भारी एक्साइज टैक्स भी लगाए, सेस भी लगाए, राज्य सरकारों ने उसमें वैट भी बढ़ा दिए? तो ये सारा जो घटनाक्रम है अल्टीमेटली इससे जनता को नुकसान हो रहा है और जनता काफ़ी पीड़ा में है, और इससे जनता की ज़िंदगी और ज़्यादा आने वाले समय में खराब होने वाली है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो नव उदारवादी नीतियाँ आप अपना रहे हैं, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी चाहे सार्वजनिक कंपनियां हैं तेल की, चाहे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, रिफाइनिंग करने वाली कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, उसको जो हम मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं जनता की कॉस्ट पर, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी जितनी कीमत है क्रूड ऑयल की पूरे दुनिया के अंदर, वो आज से जो 10 साल पहले कीमत थी उससे कम है, लेकिन कीमत जो है कहाँ पहुँच गई आज हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा है, जिस तरीके से अभी आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए जो केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन हैं, उनके घर पर जो छापेमारी की, ईडी की कार्रवाई की, बेहद निंदनीय है। ये बेहद जो है एक राजनीतिक जो एक वेंडेटा है, राजनीतिक जो एक विरोधी जो हैं आपके, उनको आप दबाना चाहते हैं ईडी के जरिए, इसको किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता है। केरल कौन सा राज्य है? केरल नंबर 1 राज्य रहा हमारे देश का अभी भी, जिसको जो है जो वहाँ की वामपंथी सरकार थी, जिसका नेतृत्व कॉमरेड पिनराई विजयन ने 10 साल किया मुख्यमंत्री के रूप में। शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, कोविड के समय में सबसे बेहतरीन कार्य के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस तक ने, संयुक्त राष्ट्र तक ने जो सम्मानित किया। उस जगह पर जहां पर इतना बेहतरीन काम किया, और मीडिया ने ही इस बात को रिपोर्ट किया था कि जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे और दूसरी सरकार वहां स्थापित हुई, तो मीडिया ने भारी तरीके से इसको रिपोर्ट किया था कि वो एक किराए के मकान में वो गए। अगर वो इतने धन दौलत संपदा वाले व्यक्ति होते तो वो उनको ऐसी जरूरत क्या पड़ती वहां जाने की? उनका चरित्र जो है ईमानदारी का है, शुचिता का है, और हमेशा उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम किया है। सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी को दबाने के लिए, जिस तरीके से पहले भी 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया गया, उस समय में अरविंद केजरीवाल को और जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, और बहुत सारे लोगों को और दबाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है PMLA, उसके जरिए, नेशनल सिक्योरिटी के जरिए एक्ट के जरिए, और इसके साथ साथ जो और दसियों तरह के जो कानून आज लादे जा रहे हैं, CBI का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके जरिए जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। और इसलिए हमने जो उनके समर्थन में भी एकजुटता में ये प्रदर्शन आज का किया है।